महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर रहे थे और ये हमारे फैक्ट ऐसे रहेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप लोग अब कमर कस लीजिएगा कि आपके कमर पर हो सकता है कि बेल्ट कस जाए। तो बेल्टधारी नौकरी अच्छी लगती है कि नहीं लगती? अरे क्या जलवा है ना। तो जब आप लोगों के शरीर पे ये डीएसपी वाला लाल पट्टा चढ़ेगा ना कमर पे, तो ये मान लो कि सारे पट्टे उतर जाएंगे लोगों की नज़र से। ठीक है, तो कोशिश करो कि हम कुछ इस बार नया करते हैं। ये सारे पॉइंट पड़े हैं, कोई नहीं, अपन तो एक है ना, क्या अपन दुनिया का ठेका नहीं ले सकते। चलो कहाँ तक पहुंच गए थे? मैं बता तो रहा हूँ सर, महिलाएं आ गई। अच्छा, हाँ हाँ, चलो अब देखो जरा। कल हम लोग बात कर चुके थे कि आपके टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवा दिया था 1960 में, रोम ओलंपिक चल रहा था। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, हम लोग आगे जब रोम ओलंपिक पढ़ेंगे तब एक बार फिर से वहाँ पे इन सब पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमें एक फैक्ट के रूप में याद रखना है, कभी पूछता है कि लाइव टेलीकास्ट या प्रसारण किस वर्ष से शुरू किया गया टीवी पर, तो आंसर क्या कर देंगे? 1960 कर देंगे। ये आप शहर का नाम जरूर याद रखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको अब आसानी से याद भी हो गया है। हमने ये देख लिया कि महिलाएं प्रवेश कर रही हैं आपकी 1900 से। कभी पूछेगा कि बताएं ओलंपिक की शुरुआत, मॉडर्न ओलंपिक या खेल की शुरुआत 1896 में हो गई थी, लेकिन यहां से महिलाएं शामिल खेल में नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगले ओलंपिक में हमने शामिल किया था। अगला पॉइंट देखो, सबसे ज्यादा ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश अमेरिका है। तो आप याद रखेंगे कि अमेरिका में 4 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। तो सबसे ज्यादा ऐसा देश याद रखना है जिसमें या जिसने अपने शहर में ओलंपिक का आयोजन करवाया है 4 बार। अब देखना क्वेश्चन का एक तरीका समझना, अभी देश पूछ रहा था, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, महाद्वीप की बात कर रहा है। तो पूछेगा सबसे ज्यादा ऐसा शहर जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक का आयोजन हुआ है, तो आंसर क्या कर देंगे? अमेरिका। ऐसा कॉन्टिनेंट जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक का आयोजन करवाया है, तो यूरोप। अगला देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है 1894, 1894 में हुआ था। और कहां होगा? पेरिस, फ्रांस। सुखोन में करवाया था, ध्यान करो। हमने समिति की जो स्थापना करवाई थी वो सुखोन में, लेकिन हेडक्वार्टर अलग है, दोनों बातें अलग अलग हैं। ध्यान करो, कल हमने सुखोन शब्द की चर्चा की थी, आ रहा है ना थोड़ा बहुत ध्यान, तो सुखोन याद रखेंगे। अब पूछेगा, हाँ अब पूछेगा भारत ने ओलंपिक खेलों में प्रतिभागिता कहाँ? ये पेरिस, ये पूरा कंट्री है, देश है, एग्जैक्ट सॉरी, अरे एक राजधानी है। अगला देखो, अब पूछेगा कि बताएं भारत ने ओलंपिक खेलों में कब से शुरुआत की है इस खेल में शामिल होने की व्यवस्थित रूप से? तो 1928 से। लेकिन 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने कल आपको शायद बताया था कि हम 1920 में भी गए थे, हम 1924 में भी गए थे, लेकिन यहां से क्या था, हम किस तरीके से जा रहे थे? हमारे पास भारतीय ओलंपिक कमेटी नहीं थी, समिति नहीं थी, हम अनऑफिशियली तरीके से जा रहे थे। नहीं कि चलो कोई नहीं तो 1-2 चले जाओ, 2-4 चले जाओ, जितने हैं उतने चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन हम 1928 के बाद जो ओलंपिक होगा या 1928 में जो ओलंपिक होगा उसमें व्यवस्थित तरीके से जाएंगे, बेहतर तरीके से जाएंगे, अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। तो देखो, अब देखो वही क्वेश्चन यहां पे बना इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकता है, बताइए भारतीय ओलंपिक संघ या समिति की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ या समिति की स्थापना कब करवाई? 1927। अब देखना कैसे याद रखेंगे, ऐसे करके याद रखेंगे। आपने याद किया है 1894, हमने याद किया है 1896, दोनों वर्ष याद हैं, दोनों का काम याद है। 1894 में आईओसी बना दी थी और पहली बार यहाँ पे ओलंपिक यानी कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे ये मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हो गई। अब देखो यहाँ पे 1927 और 1928, 1927 यहाँ पे आप बताएंगे आईओसी या आईओए, ठीक है, आईओए बना दो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और 1928 में कह दो अब भारत के खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। तो हमने जैसे 1894 याद किया, हमने जैसे 1896 याद किया, वैसे ही हमें याद रखना है 1927 और 1928, दोनों एक साथ याद रखेंगे और सरल है। 1927-28 इतिहास के समय से ही महत्वपूर्ण है और आपका यहां से भारतीय ओलंपिक समिति के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखो, एशिया में पहली बार ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था?
टोक्यो 1964 में 1964 में हम टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत करवा रहे हैं। तो जरा एक बार फिर से पॉइंट की बात करते हैं, क्या क्या याद रखना है। हमसे पहला पॉइंट पूछेगा, बताएं ओलंपिक समिति का गठन 1894 में। पेरिस याद रख लो, सुखोन याद रख लो। हेडक्वार्टर पूछेगा तो लुसाने स्विट्जरलैंड याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बताओ भारत ने ओलंपिक में हमने कब व्यवस्थित रूप में खेलना शुरू किया? 1928 1928 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन संघ या समिति कब बनाई गई थी? 27 में बनाई गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आगे की बात करें, ये हैं आपके, आगे आएंगे, इनका काम क्या है जरा यहां देखते हैं कि ओलंपिक गान जो है, ओलंपिक गान कह लो या ओलंपिक सॉन्ग कह लीजिएगा, इसको लिखा था आपके पोस्टस मालपास ने। पोस्टस मालपास के द्वारा इसकी रचना की गई थी या लिखा गया था, पाल्मास। ठीक है, अब इनको आप चाहो तो याद रख लो और नहीं इतना महत्वपूर्ण ये है नहीं फैक्ट। ठीक है, अब देखो यहां से 1972 की बात करते हैं, उसी में बात करेंगे, इंग्लिश में लिखा गया था। अब देखो ये हम जब 1972 ओलंपिक की जब बात करेंगे तब भी ये बात की जाएगी। यहां पे एक बार फिर से की जा रही, क्या आपने सुना होगा कि इजरायली खिलाड़ियों पर फिलिस्तीन ग्रुप ने अटैक या आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद से क्या हुआ था, कई खिलाड़ी मारे गए थे, लगभग 11 खिलाड़ी उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी वहां पे। तो ऐसा कई बार हुआ है कि अलग अलग देश के खिलाड़ी जब किसी दूसरे देश में खेलने जाते हैं तो कई बार वो आतंकवादी संगठन या ऐसा कहें कि आतंकवादी गतिविधियों का वो लोग शिकार हुए हैं। कारण क्या, कारण जो भी रहा हो, लेकिन भुगतान किसी तीसरे को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों के बेचारों का क्या दोष था, लेकिन यहां पर हम देखेंगे उनको शूट आउट कर दिया गया था। ये फैक्ट बढ़िया है। क्या है, अब तक की बात कर रहे हैं, अब तक की मतलब ये आंकड़े आपके 1000 से प्लस हो गए। अब तो अब तक की बात की जाएगी तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? लगभग 1100 के आसपास हो गए। हाँ अभी आएगा। हाँ, माइकल फेल्प्स स्विमर है, शार्क कहते हैं, अभी आएंगे। तो देखो अब लगभग 1100 के आसपास इनके पास गोल्ड मेडल हैं। आज के वर्तमान के समय में देखें तो अब हमारे पास कुल कितने गोल्ड मेडल हैं? 2 हैं ले दे के, नीरज चोपड़ा। अब सोचो कि ले दे के 2 मेडल, अच्छा 2 में तो ये लग रहा है कि आहा आनंद आ गए। अब नहीं तो वो इंडिविजुअल नहीं है, टीम वाले तो जोड़ेंगे, ये इनके पास सब हैं। इनके ये तो सभी मतलब कुल में ये होता है, चाहे टीम वर्क काम करे चाहे खिलाड़ी की बात करें, ऐसे तो अपने पास हैं लगा। हॉकी में आपके पास 8 गोल्ड हैं। ठीक है, हाँ नहीं 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 नहीं, हॉकी वाले सारे नहीं है ब्रिटिश इंडिया में, हाँ वो शुरुआत के हैं, वो उस समय अपन स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, वो तो हैं, लेकिन अपन तो टोटल सभी गिनते हैं। अपने पास 8 मेडल आए हैं। ठीक है, जिनमें 6 तो आपने लगातार ही जीते हैं। उस समय जरूर उनका साम्राज्य चल रहा था, लेकिन उस समय खिलाड़ी कोई भी विदेशी नहीं थे, सभी भारतीय खिलाड़ी थे, इसलिए हम लोग अपने मतलब उस पर दावेदारी करते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां पे कभी पूछेगा कि भाई सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल सभी, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे पर्सनल इस तरह के हो, सबको मिला के बात की जा रही, तो आप बताएंगे 1000 से ज्यादा गोल्ड मेडल आपके अमेरिका देश ने जीते। भाई सीधी सी बात है, जब अपने यहाँ ये 4-4 ओलंपिक करवा रहे हैं तो यूं ही थोड़े ना करवाएंगे। आपने वर्ल्ड कप करवाया और धीरे से हार गए। अभी चल रहा था जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा था उड़ीसा में, आपने देखा होगा अर्जेंटीना जीत गई। अब अपने आगे बेचारे नवीन पटनायक लगे हैं खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए। हॉकी को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित वही कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, खेल है वो तो कोई ना, जीत हार तो बनी रहती है, ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको ऐसी मेहनत करनी चाहिए। देखो कब आपके खेलों का सस्पेंशन हुआ है या रोके गए हैं, तो एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, उसके बाद देखें 1940 में और 1944 में, और ऐसा ही मिलता जुलता एक दौर और आया 2020। आदमी नहीं कहते 2020, वास्तव में 2020 हो गया। यहां पे सारी चीजें पता न चला कब आई कब चली गई। शुरुआती यहां से कोरोना से हुई थी, लगभग अंत भी देख रहे थे ना कि 19 के आखिरी में पता चल गया, हम जान गए थे कोरोना नाम की चीज होती है, और 2020 में तो ऐसा परिचय हो गया कि जैसे अपने घर का ही सदस्य है। अच्छा, हालांकि ये कह रहे हैं कि अब 2022 तक चले जाएंगे, भाई साहब पता चलेगा जाते हैं कि नहीं। तो ये इस महामारी के चलते आपके हम याद रखेंगे 1916, 1940 और 44 और 2020, ये हमें 4 वर्ष याद रखना है कि इन 4 सालों में आपके ओलंपिक खेलों का सस्पेंशन किया गया था, खेले नहीं गए थे, उनको हमने डिले कर दिया था। नहीं तो 20 में तो नहीं हुआ,
हाँ 2020 में होना था, किया गया 21 में, वो इसीलिए किया गया क्योंकि हम इसको पूरा नाम ऐसे ही पढ़ेंगे, हालांकि भी आगे जब पढ़ेंगे 2020 और 1 पढ़ा ऐसे ही जाएगा, लेकिन 20 में नहीं हुआ, बस ये बता रहे हैं। बाई चांस कभी पूछ लेता है तो आप बताएंगे 20 में क्यों नहीं हुआ, तो आपके पास जवाब रहेगा कि ये कारण रहा, इसलिए हम इनका आयोजन 20 में नहीं कर पाए कोविड-19 के कारण। अगला पॉइंट देखते हैं, ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो ये नाम बढ़िया रहेगा, आपको याद रखना है, माइकल फेल्प्स। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? इनका नाम है माइकल फेल्प्स, और ये नाम हम याद रखेंगे। ये गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन में ये नाम हमको ना मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, पूछ ले ऐसे तैराकी या स्विमर जिनको हम लोग गोल्डन शार्क कहते हैं, तो बता देंगे। अब बता देंगे कि ये माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। कुल अब इनके द्वारा जो है 28 मेडल जीते गए, 28 मेडल इन्होंने जीते हैं, जिनमें से 23 तो गोल्ड हैं अकेले व्यक्तिगत तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखो 3 सिल्वर हैं और आपके पास 2 ब्रॉन्ज मेडल चलेगा। तो ये क्या है कि हम लोग, अच्छा इसीलिए भारत सरकार ने और अलग अलग, अभी हरियाणा सरकार ने परसों नरसों में क्या किया है कि खेलों के लिए एक नर्सरी खेल योजना नाम से एक स्कीम चलाई है, जिससे क्या है कि भाई बालकों के जीवन में जन्म से मतलब जैसे स्कूल में आएंगे वैसे खेल की भावना को कूट कूट के भर दिया जाए। और मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, अच्छी जानकारी बता दें, हम लोगों को तो किसी ने नहीं बताई और आपको भी नहीं बताई, लेकिन आप आने वाली जनरेशन को ये बता सकते हैं। आप और हम लोग काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मैंने तो खैर छोड़ दी है, अब पढ़ाने का ही काम करता हूं हाँ, क्योंकि मैंने समझ गया, मैंने मात्र 2 साल ट्राई किया, नहीं लग रहा, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अपना अपना काम करेंगे। तो जरा देखिएगा आज, अच्छा क्या बात करें इसकी, नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। आप हिमा दास की बात कर लो, मतलब किसी भी खिलाड़ी की बात कर लो। इन्होंने अपने खेल में कितना समय दिया होगा, एक एवरेजन मोटा माटी आइडिया की बात करें, अब तक का कितने वर्ष दे दिए होंगे? 10 साल 15 साल। अरे नीरज चोपड़ा खुद 23 साल का है। 10 साल तो कम से कम। नीरज चोपड़ा खुद 23 साल का है, 12-15 साल मान लें, चलो 12-15 साल मान लेते हैं। फेम देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है, और आपको तो ये पता है, आप लोग सब सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कोई व्यक्ति है इस समय, तो वो नीरज चोपड़ा है। और अच्छी बात क्या बता दें, आप और हम माने जो व्यक्ति ठीक ठाक तरीके से मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं, वो 15 साल पढ़ता रहे ना, कहीं का नहीं रहेगा। 10 साल 6 साल 8 साल मेहनत कर लेगा। हम तो ये कह रहे हैं उसको अपने घर में कोई बच्चा बालक है, उसको आप स्पोर्ट्स में लगा दो और कतई नहीं पड़े, कोई समस्या वाली बात नहीं, खेलता रहे, लेकिन खेलने में मेहनत करता रहेगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा, फेम मिलेगी। जिस नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं, विवेक सागर को देख लो, विवेक सागर को देख लो, ये चीज मैंने क्यों? मतलब खेल पे ध्यान नहीं था बिल्कुल। हाँ नहीं तो ये घर वाल खेल भी जाए तो उसको उसका हाथ मार दो, जो दूसरा कोई तैयार धोखे से नहीं होते ना, नहीं, धोखे से ही होता है। नहीं, कौन सपोर्ट करता है? धोखे से तो खैर अब क्या, देखो एक तो डेडिकेशन भी होना चाहिए। हिमा दास को कौन सपोर्ट करता था? नहीं सर, वो वही तो धोखे से ही तो हुआ था। नहीं धोखे, अब जिसमें देखो मैं, एक्सेप्शनल माना जाता है। देखो मैं बताऊं एक, अब मतलब एक उदाहरण बता रहे हैं जहां अपन किसी तरह के विचार नहीं करेंगे। एक धोबी था, अपने गधे के साथ जा रहा, तो उसको रास्ते में एक हीरा मिल गया, बहुत अच्छा बड़ा तगड़ा सा। अब वो क्या जाने, पुरानी बात है, आज से कई साल पुरानी बात है, वो क्या जाने कि हीरा क्या है, रत्न क्या है, वो नहीं जानता। वन कह रही जो पत्थर बहुत शानदार चमक रहा है। उसने कहा क्या करें, उसने उसमें छेद करके अपने गधे के गले में टांग दिया। अच्छा रात हो तो आपको पता है कि हीरा तो चमकेगा, और रात में हीरा चमके, बनी अरे ये व्यवस्था बहुत बड़ी बनी, देखो चमकत हुआ, चलो यार बढ़िया उजेरो है रहा तो बढ़िया उजाला होता जाए और आराम से उसको, मतलब रात में अब आने जाने में दिक्कत नहीं हो, तो रात में भी चलता है। एक कभी जाना हो तो बढ़िया गधे के ऊपर बैठे आराम से चला जाए। तो एक दिन जौहरी की नजर पड़ी उस पे, किस पे? हीरे पे। उन्होंने कहा अरे साहब जी क्या टांगे, और इसको गले में टांगे, गधे के गले में तो उसने कुछ नहीं कहा, उन्होंने क्यों वैसे ये क्या है, वैसे ही पत्थर है गए तो कि गले में काय को टांगे? अरे गले में टांगने से फायदा है, रात बरात जाओ तो ये जलता है, उजाला होता है। तो उन्हें कि ये बेचोगे? काय बेचे, पत्थरू बेचे, को ले हो गए अरे कि मान लो कि हम खरीदें तो क्या, हम ऐसे नहीं, मतलब ये कि ले जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रात में हमें मदद करता है। उन्हें पैसा ले लो, कि पैसा का तुम वैसे ही ले जाओ, नहीं नहीं तुम पैसे ले लो इसके, कुछ कितने ले लो?
अरे जो दे सो दे दियो, 2-5 रुपए उसने दिए और चला गया। वो जौहरी बड़ा खुश था, ऐसे करके बढ़िया उछालते हुए चला जा रहा। उन्होंने कहा जी 5 रुपए में बेशकीमती चीज मिलेगी और क्या चाहिए। अच्छा, उसको परख नहीं थी, जौहरी जानता था। अब वो ऐसे करके जा रहा, गलती से वो कैच हो गया, मिस कैच, हीरा आ गया नीचे, बिखर गया। अरे यानी कि गड़बड़ हो गई। तो अब हीरे से पूछता है ऐसा क्या, मतलब कि उसकी गधे की गर्दन में बढ़िया मस्त डले थे, छेदी हो गया तब नहीं फूटे, यहां तुम। उसने बताया उसको तो वैल्यू नहीं थी हमारी, तो वो चाहे कुछ भी करता रहे, तुम तो जानकार थे, 5 में ही खरीदे तुमने। मतलब तुम तो जौहरी हैं, तुम तो कीमत जानते हो हमारी कीमत क्या थी, और फिर भी तुमने 5 रुपए में खरीदा है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम ही टूट के खत्म हो जाए, हमारी वैल्यू 5 की रहेगी। तो वो है कि अपने देश में जो जिनमें टैलेंट है उन पर नजर तो पड़ती, इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। हाँ, समय में देरी हो सकती, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। हम ऐसे ऐसे खिलाड़ी आपको आगे बताएंगे जिन्होंने तो सब कुछ उम्र हारने के बाद भी। नहीं, ध्यानचंद तो है ही, देखो वो तो क्या पहले डिफेंस में चले गए थे। आपको बताएंगे एक मलिक, क्या नाम है उनका, मलिक साक्षी मलिक नहीं, दीपा मलिक आपकी जो है पैरा ओलंपियन है। अब सोचो वो जब व्यक्तियों का जीवन करियर खत्म हो रहा होता ना, तब उन्होंने शुरुआत की है। तो और 45 वर्ष की उम्र में, और ऐसी स्थिति में कि साहब इस समय वर्तमान में आपकी अध्यक्ष भी हैं। तो अभी उनके बारे में मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब समय तो खैर लगता है ये तय नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में गोल्ड मेडल लेना सरल है, सरकारी नौकरी लेना बहुत कठिन है। मुद्दे की बात ये थी, पूरा कंक्लूजन ये है कि आप गोल्ड मेडल ला सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी वास्तव में टेढ़ी खीर है। तो पहले गोल्ड ले आओ ना, सरकारी नौकरी अपने आप आ जाएगी उसमें। ठीक है, चलो अब तो देखो मैंने क्या किया, अपने लिए ये कंडीशन है ही नहीं, अपन कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब तो ये है कि आप इसी में जी जान लगा दो और अप्रैल के लिए कमर कस लो। मैंने आती पहले सीधी बात ये कही है, और ये सोच लो कि 2022 के बाद आपके जीवन समाप्त है। इस तरीके से तैयारी करो। समाप्त का मतलब ये नहीं कि अब कुछ है ही नहीं, मतलब डेडिकेट हो जाओ, हमको यही चाहिए, 100 बात की एक बात। और क्योंकि यही समय है, बढ़िया मौसम है, सर्दी का मौसम है, खाओ बढ़िया और खूब खींच के पढ़ो, और कोई दूसरे रास्ते नहीं है, कहीं कुछ करना ही नहीं, सारी चीजें बंद कर दो फिलहाल। चलो अगला पॉइंट देखो। उपदेश तो कह रही है कि मास्टर हैं तो जीवन भर चलते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। तो यहां देखो कि एशियाई ओलंपिक की बात करते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। पहले आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर ली हमने, अब धीरे धीरे करके एशिया में आएंगे और फिर भारत की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो एशियाई ओलंपिक की बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ओसीए, इससे याद रखो आप, किससे याद रखेंगे, ओसीए से। अब एशिया महाद्वीप में और आपके पूरे वर्ल्ड और विश्व में और आपके देश भारत में जितने भी खेलों का आयोजन होगा, जैसे विश्व में जितने भी खेल का आयोजन होगा, तो इसको कौन कौन रेगुलेट करेगा, आईओसी करेगा। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप लेवल स्तर पे जितने भी देश इससे जुड़े हैं, उनको मैनेजमेंट या रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, ओसीए करेगा। और यही बात जब भारत में देखेंगे, भारत में इन खेलों को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, तो आईओए, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, हाँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए, इसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। मतलब सबके काम अपने अलग अलग हैं, लेकिन तालमेल सब एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ रह के काम करेंगे। तो ये वैश्विक स्तर पे काम करेगी, ये अपने एशिया स्तर पे, महाद्वीप स्तर पे, और ये अपने देश के लिए बनाई जाएगी। तो हम आगे इसकी बात करेंगे। तो अब देखो कि ये एशिया की सर्वोच्च खेल संस्था है, जिसके अंतर्गत ये आपका हर प्रकार के खेलों को रेगुलेट भी करेगा, चाहे वो आपके एशियन गेम हो, ठीक है, चाहे आपके ओलंपिक गेम हो, बाद में की कोई भी खेल हो सकते हैं, सबका मैनेजमेंट देखने का काम करती है। अब आपसे कभी पूछेगा एशिया के कितने देश इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं, तो हम बताएंगे 45 इसमें कंट्री शामिल हैं। और ये है आपका इसका सिंबल या साइन, जिसे हम लोग कह रहे हैं ओसीए। क्या कह रहे हैं, ओसीए। ठीक है, अगली बात देखो, एशिया में बात करेंगे तो सबसे पुरानी ओलंपिक कमेटी कोई है तो वो जापान की है। क्वेश्चन यहां से अच्छा बन सकता है कि एशियन ओलंपिक एसोसिएशन या कमेटी में सबसे पुरानी कोई समिति या सबसे पुराना कोई मेंबर या सदस्य कौन है, तो आप बताएंगे जापान है, और जापान शामिल है 1920 से। और 1920 में अब आपको सीधा जैसे ही कहा तो हमारे दिमाग में अपने आप ये नाम आ जाना चाहिए। और अब जैसे ये नाम आएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो हमें याद आ जाने चाहिए। ठीक है, अपने आप, जैसे यहां पे नहीं ये स्लाइड खुलती जाती, वैसे दिमाग में अपने आप सारी चीजें खुलती जाएं।
हाँ, अब देखो कि 1920 में इसको ऐड किया, नीचे भी 12 लिखा है इंग्लिश मीडियम, 12 ही है सर, ऊपर हिंदी वाले में केवल 20 लिखा है, बोर्ड में वो भी उसमें जापान 1912 में ही है, हाँ इसमें नहीं है, नोट्स में 12 होगा ना, हाँ 1912 ही है, 1912, तो फिर ये वाली बात हटा दो। अब अगली बात देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा होगा कि लेटेस्ट हाल ही में किसको ऐड किया गया, हाल ही में किसको ऐड किया गया, तो आप बताएंगे पूर्वी तिमोर, नहीं पूर्वी तिमोर, किसको, साउथ सुडान अलग है, वो UNO, वो UNO की बात हो गई, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, आप बात कर रहे हैं OCA के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, OCA के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे हाल ही में जिसको हमने ऐड किया है वो है आपका ईस्टर्न तिमोर कहेंगे या पूर्वी तिमोर कहेंगे, इसका नाम याद रखेंगे, दो नाम याद रखना है कि एक तो सबसे पुराना याद रख लो जो जापान है, और एक हाल ही में शामिल किया गया जिसका नाम क्या है, पूर्वी तिमोर है, और ये कब शामिल हो रहा है, 2003 में शामिल हुआ। तो दो क्वेश्चन सरल सरल हैं कि बताइएगा कि आपकी एशियाई ओलंपिक परिषद का सबसे पुराना सदस्य कौन है, जापान बता देंगे, और हाल ही में शामिल हुआ या सबसे अंत में शामिल हुआ देश कौन सा है, तो पूर्वी तिमोर या ईस्टर्न तिमोर है, ठीक है, एशियाई में, हाँ पूरे में तो अलग अलग है, पूर्व उत्तरी, हाँ नहीं साउथ सुडान है, हाँ वो अभी हाल ही में शामिल हुए 2016 में, ठीक है। अगली बात देखो, यहां से ये अपने PSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताएं आपके एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1982 1982 में, कब की गई थी, 1982 में की गई थी, ये बात याद रखेंगे, डेट भूल जाओ कोई समस्या नहीं है लेकिन वर्ष नहीं भूलना, 1982 में इसकी स्थापना की जाएगी। हेडक्वार्टर कहां है, तो हम बताएंगे कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है कहां पे है, कुवैत सिटी में, ठीक है। अब पूछेगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, शेख अहमद अल फहद अल सबा, तो आप ऐसे करके याद रख लो शेख अहमद, ठीक है, और शेख अहमद या डायरेक्ट यहां से पकड़ लो अल सवा, शेख अहमद अल सवा, शेख अहमद अल सवा नाम याद रख लेंगे। ये वर्तमान में आपके कौन है, इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट अब चलते हैं भारत की तरफ, ठीक है। तो देखो आपसे एशियाई ओलंपिक में क्या पूछेगा, एक तो स्थापना 1982 याद रखो, और सबसे पुराना जापान, सबसे नया पूर्वी तिमोर, और उसके बाद पूछेगा अध्यक्ष शेख अहमद अल सवा, शेख अहमद अल सवा, ये नाम याद रख लो। ये क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं फैक्चुअल के हिसाब से। अब हम बात करते हैं अपने भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। अब यदि भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में बात करें तो ये स्थिति बहुत उस समय की है जब लोगों के पास में एक तो दौर यह था कि हम लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों की नीतियों से, अंग्रेजी विचारधारा के साथ में, और उधर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी काम कर रहे थे कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश में जो प्रतिभा टैलेंट है उनको भी लोगों से परिचय करवाएं, ऐसे भी लोग थे। तो जैसा कि आपने देखा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनाई गई थी उसमें सबसे ज्यादा किस व्यक्ति का डेडिकेशन रहा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनाई गई थी तो पियरे डी कुबर्टिन, उसके प्रयासों से तो सारी व्यवस्था बनी। वैसे ही हम भारत में देखेंगे ऐसा कोई व्यक्ति है जो खेलों को बड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या खेल प्रेमी व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने खूब भरसक प्रयास किए। देखते हैं कि उनके प्रयासों से क्या अभी नहीं हुए। राजा रणजीत सिंह, हाँ हाँ बदल गए हैं, सितंबर में बदल गए हैं। राजा लिख लो सही याद आ गया, सितंबर में बदले हैं, करेक्ट कर लो उसको। राजा रणजीत सिंह बने हैं, सही बात है, शेख अहमद अल सवा की जगह। हाँ हाँ राजा रणजीत सिंह बने, पंजाब के ही हैं। हाँ एक्टिंग है, हमें ध्यान आ गया। अभी मैंने करंट में पढ़ाया था अभी सितंबर में। राजा रणजीत सिंह लिख लो, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट। जो करंट में पढ़ाया था, दिमाग से निकल गया, चलो कोई नहीं। चलो देखो अब हम बात करेंगे आईओ के बारे में, भारतीय ओलंपिक संघ या समिति के बारे में। तो ये मैंने क्या बताया, अपने देश में अब जितने भी खेल होंगे, जितने भी कॉमनवेल्थ हो, एशियाई गेम हो, चाहे आपका ओलंपिक हो, इन सबको देखरेख करने का काम यही समिति, यही कमेटी करेगी। अब बात ये आती है कि इसकी शुरुआती व्यवस्था कहां से शुरू हुई। तो आप जानते हैं कि आपके JRD टाटा के द्वारा, ठीक है, अब इसकी स्थापना कराई जाएगी दोराबजी टाटा के द्वारा। JRD ध्यान आ गए, JRD ने क्या किया था, ध्यान है कुछ? हाँ
तो अब यही है कि इनके पास चीजें तो पहले इनकी थी, लेकिन उस समय सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्था बदली कि इनको टेक ओवर नहीं दिया गया था, बाद में इनसे ले ली गई थी। बाद में फिर आप देखेंगे कि भारत सरकार ने अपने हिसाब से चलवाई, लेकिन दोबारा से फिर यही सारी व्यवस्थाएं एयरलाइंस की टाटा ग्रुप के पास फिर से पहुंच गई हैं। तो देखो 1927 अभी आपको पढ़ा दिया था, 1927 अभी पढ़ा दिया था हमने। इसमें क्या याद किया 1927 में कि आपने आईओए की स्थापना कर दी, आपने आईओए की स्थापना कर दी। और 1928 में इसी कमेटी ने क्या किया कि अब भारतीय खिलाड़ियों का एक टीम, एक दल के रूप में ओलंपिक में भेजना शुरू कर दिया। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है? तो हम बताएंगे इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। अब देखो यहां से अगली बात, नई दिल्ली में तो बना दिया, लेकिन किस व्यक्ति के प्रयासों से यह संगठन बनाया गया था? तो आप बताएंगे दोराबजी टाटा। अपने खुद के व्यक्तिगत पैसे से इन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी। और यह मानिएगा कि उस समय खिलाड़ियों को खर्चा भी खुद के द्वारा दिया गया। अब सोचो कि अपने यहां ऐसे भी लोग थे उस समय में, कई ऐसे राजा महाराजा भी रहे जिन्होंने खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहित किया था, लेकिन अब हर आदमी नहीं था कि ऐसा नहीं। अच्छा, खेल भावना में लोग बाग अपने घर के भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, ये तो खैर बाहर के हैं। और कई एक खिलाड़ी तो ऐसे रहेंगे जो अपना घर गिरवी रख करके किराया खर्चा लेकर के तब जाएंगे कहां पे? खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद में जब लौट के आए तब तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ वर्षों के अंतराल बाद उनकी ये स्थिति बनी कि वो अपना घर वापस फिर नहीं ले पाए। ये भारत की स्थिति है। सोचिएगा कि मतलब हम लोग खेलों पे कब से क्या ध्यान नहीं दे रहे। तो देखेंगे कि प्रथम अध्यक्ष बने दोराबजी टाटा, और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? ये नरेंद्र बत्रा हैं। ये वर्तमान में पदस्थ हैं। अभी भी दोनों नाम याद रखेंगे, महासचिव के रूप में आपके राजीव मेहता जी हो गए और नरेंद्र बत्रा, ये दोनों आपके करंट के हिसाब से आप इनके नाम याद रखेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिसने पहली बार आपको एक ओलंपिक को मर्ज करने का प्रयास किया था, एक कमेटी समिति के रूप में संगठित करने का प्रयास किया था, दोराबजी टाटा। ठीक है। और ये हैं आपके नरेंद्र बत्रा जी, और ये हैं आपके राजीव मेहता। तीनों व्यक्ति अपने सामने ही हैं। और अच्छी बात यह है कि इनके भरसक प्रयासों से हम यहां तक व्यवस्थित रूप में पहुंच पाए हैं। ठीक है। ये तो व्यक्ति बहुत, ये तो नरेंद्र कलमाड़ी है, बहुत शानदार व्यक्ति है, इसकी कहानी आगे बात करेंगे। देखो 26 जून 2000 से नरेंद्र बत्रा को आईओसी का एक सदस्य के रूप में भी निर्वाचित किया गया है, आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूप में, मेंबर के रूप में। ये भारत के तो हैं ही, अध्यक्ष चेयरमैन तो हैं ही, ये अपने भारत देश के तो चेयरमैन तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर भी सिलेक्ट किया गया या बनाया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि नरेंद्र बत्रा, ये भी नरेंद्र बत्रा हॉकी के भी आपके चेयरमैन है, हॉकी महासंघ के। ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो उसके भी चेयरमैन है। माने नरेंद्र बत्रा आपके 2 जगह 3 जगह आपको बार बार टकराएंगे। एक तो भारत के लिए आपने याद रखा, आईओए के रूप में याद रखा, और दूसरा पॉइंट आपने बताया ये आपके आईओसी के एक मेंबर बन गए, और तीसरा पॉइंट आप बता रहे हैं ये आपके हॉकी महासंघ के भी प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? नरेंद्र बत्रा। तो हम ये दोनों तीनों बातें एक साथ यहां से याद रखेंगे नरेंद्र बत्रा के बारे में। ठीक है। अब देखो यहां से जैसे बात की जाए कि 1996 से लेकर के 2012 तक एक व्यक्ति हैं सुरेश कलमाड़ी, जो आपके आईओसी के अध्यक्ष रहे। जैसे वर्तमान में हमने नरेंद्र बत्रा जी को याद रखा है, वैसे ही ये भी रहे। कब से लेके कब तक? 96 से लेके लगभग 2012 तक। इसी बीच में एक भारत में खेल का आयोजन किया गया था 2010 में, कॉमनवेल्थ, ध्यान है 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ का आयोजन किया गया था। उसमें इस व्यक्ति ने, मुझे नहीं लगता कि अरबों की संपत्ति कमाई होगी, करोड़ तो छोटे लग रहा है मुझे तो। इतना बड़ा घोटाला कि साहब जो चेयर 400-500 की आई वो 5000 की आई थी। अच्छा होता क्या है अभी देखो जैसे कि अपन बात करते हैं, मैंने शायद आपको कल एक बात बताई होगी कि मेजबानी मतलब ये होता है कि जिस देश में जो खेल का आयोजन किया जा रहा है उसे हम लोग मेजबानी कह रहे हैं, और होस्ट ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। मेजबानी का मतलब यह हो गया कि हम अपने यहां आए हुए लोगों की सेवा सत्कार में कमी नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे मान लो कि भाई उनकी सेवा सत्कार के लिए कहीं से तो फंड मिलेगा,
तो कौन देगी? सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी। तो इन भाई साहब ने अपने मेहमानों की मेजबानी करवाई पोहा जलेबी से। अच्छी बात है, कल्चर भी है हमारा, खिलवाओ, अच्छी बात। लेकिन वो 15-20 रुपए की प्लेट भाई साहब 200-250 की लग रही है। जो टिश्यू पेपर 1 रुपए का भी नहीं है, एक पैकेट आता है मेरे हिसाब से 10 से 12 रुपए का, वो भाई साहब 200-250 रुपए में पैकेट लग रहे हैं। अब इतना बड़ा घोटाला सामने नजर आता है। हालांकि इसीलिए मुझे तो यह लगता है, इसीलिए भारत में बड़े बड़े खेलों का आयोजन हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऊपर से लेकर के अब भाई, अब देखो कि जैसे कहां गए जी रहे, अब ये सबसे उस समय प्रमुख थे, हेड हैं उस पूरे संगठन के, इनकी देखरेख में सारा काम चल रहा है। यहां से लेकर के नीचे तक जितने भी कर्मचारी होंगे, सबका साथ, सबका विकास। ये सबसे बढ़िया उदाहरण समझ में आता है विकास का, डेवलपमेंट का। और कहीं हो या ना हो, इनका खूब विकास हुआ, इन्हें कहा हटा दो, और क्या दिक्कत है? अब एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने करोड़ों और अरबों रुपए ले लिए, अब हटाओगे तो इससे ज्यादा और क्या करोगे? हटा दो। अरे कोर्ट कचहरी क्या करने, कर दो। भारत के लोग हैं, हमें सबकी आदत है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़े ना है। हम लोग तो ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। एक रिकॉर्ड बनाया भारत ने, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दी। अब पूरा देश दुनिया परेशान है, कैसे कर दी? अच्छा, हमने पहले ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट लॉन्च कर देते ना, पहले सबको मौका देते। ये भारतीयों की विशेष पहचान है। अमेरिका ने, रूस ने, आप पढ़े हो ना कि पहले शायद 40 या 48 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च की थी, पढ़े होंगे। तो भारत ने कहा अच्छा और कोई रह गया हो तो अपना मन भर लो, नहीं बाद में कहो हमें नहीं बताई। फिर भारत ने सीधे 104 के आसपास सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दी। और फिर नासा वगैरह ये सभी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, वो पूछते हैं भारत से, नासा, आपके इसरो से, क्यों भाई साहब ये बताओ ऐसा कमाल करते कैसे हो? और अच्छी बात क्या, कम लागत में और बेहतर सर्विस। ऐसा नहीं, अच्छा उसमें 107 थे शायद टोटल, 104 थे, 104 है ये, जिसमें 3 अपने थे या 4 अपने थे, हाँ, बाद बाकी सब अपन ने। अच्छा अच्छी बात क्या, पैसा कमा गए। अच्छा, भारत का आदमी साहब बड़ा खतरनाक है कि हमने अपने तो ज्यादा नहीं थे, हमने दूसरों से पैसे ले लिए और उनके सबके काम आज भी बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं। मतलब कम पैसे में यदि हम व्यवस्था बेहतर कर सकते तो ऐसा देश भारत है। जितने में आप देखेंगे हॉलीवुड वगैरह मूवी बनाते हैं, उससे कम लागत में हम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक वहां स्थापित कर देते हैं, अन्य ग्रहों सैटेलाइट पे या प्लेनेट पर जाकर के। वहां आप ग्रेविटी बना रहे थे 2014 के आसपास में, और यहां हम लोग मंगल पे मंगल कर रहे थे। तो अब समझिएगा कि नासा वाले पूछ रहे हैं भारत से आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो कि हम तो बड़े आराम से कर लेते हैं तनाव नहीं लेते ना, सीधी सी बात यह है। हमारे यहां बस में 60 लोगों की बस है, 120 भर के ले जाते हैं। गाड़ी 2 लोगों के लिए है, मन करे तो 5, 6, 4, 5 बैठा लें, छोटे छोटे बच्चा सब मिला मिलू के। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहो तो अगली बार और बढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लो। तो हम लोग क्या है कि ये प्रैक्टिकली करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये भारत की लाइफ स्टाइल है, ये हमारी संस्कृति है। तो इन सब बातों का हमें फायदा मिलता है। अच्छा, वो सारी चीजें उन्हें देखी नहीं है, और वो क्या जाने, वो तो नियम वाले आदमी, एक माने एक, जहां खड़ा होना है लाइन की इस तरफ भी खड़ा होना है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो भाई साहब जी नहीं कि आधा टायर लाइन पे ना, लाइन के 1 फुट पहले पीछे ही खड़े, और अपने यहाँ लाइन पीछे हैं, जे खड़े हैं साहब। और अच्छा ऐसा ना हो रहा कि रुके तो और का चाहिए अब, अरे बिल्कुल, हाँ 3 सेकंड में नहीं, चलो अब क्या हो गया तो ये मतलब अपने यहाँ की विशेषता है। तो ये उसी कैटेगरी का आदमी है जिसने ये मान लो कि यहाँ पे एक विस्तृत और बड़ा स्तर का घोटाला किया। अच्छा, हमारी वाहवाही भी हुई, होगी कि नहीं होगी भाई? आप देख रहे हैं कॉमनवेल्थ जैसे खेल का आयोजन करवा रहे हैं, जहां पे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो उसमें बाद में जब न्यूज में चले भाई साहब, तो लोग कह रहे हैं अरे भाई भारत भी ऐसा कर सकता है, अरे ये तो बाएं हाथ के खेल हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो अब देखेंगे ये उस समय खूब चर्चा में व्यक्ति रहे। अगली बात देखो कि 26 जून 2019 को आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया, इस बॉक्सिंग एसोसिएशन को बाहर कर दिया, AIBA को, अमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये क्या करता था कि जैसे मान लो कि भारत देखेगा, हम क्या बात करें, भारत जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कुछ फंड की डिमांड करेगा तो मिलेगा, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये क्या करते थे भाई साहब, ऐसे करके सबसे फंड ले लेते थे और खा पी के मौज कर रहे हैं। खेल के परफॉर्मेंस के नाम पे इनके पास कुछ नहीं था, मतलब ये ऐसा व्यक्ति था कर्जे पे मौज कर रहा था। तो घर वालों को भी नहीं, ये तो अपने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है,
अमेचर इंटरनेशनल, तो ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा था। तो ये सभी संगठन से, कई ऑर्गेनाइजेशन से बढ़िया पैसा लेता था, लेकिन अपने खिलाड़ियों में कोई विशेष डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था इसका, खिलाड़ियों में कोई बांटना नहीं था, ना कुछ खिलाड़ियों पे मेहनत करवानी थी। तो अब संगठन ने सोचा, आपके इस कमेटी ने सोचा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सोचा कि हम इसको इतना पैसा दे रहे हैं और फिर भी ये हमें मतलब कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं देता या कोई इसका फीडबैक ठीक नहीं है, तो क्या करो, इसको समाप्त कर देते हैं। तो शायद कभी ऐसा क्वेश्चन बने कि बताओ अभी हाल ही में कौन से खेल ऑर्गेनाइजेशन को हमने समाप्त कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, तो आप याद रखेंगे अमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को हाल ही में समाप्त करवा दिया गया है। 2019 की यह घटना है, ठीक है। तो हम इस घटना को भी याद रखेंगे कि यह वर्तमान में अब ओलंपिक कमेटी से इसका कोई संबंध नहीं है, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब बात करेंगे कल से भारत में ओलंपिक का प्रदर्शन, कि भारत के देश ने या भारत के खिलाड़ियों ने कौन से ओलंपिक में क्या प्रदर्शन किया है, इन सब की चर्चा होगी कल। तो तैयार रहो, कल पढ़ के आओ। अच्छा, एक आध दिन यूएनओ का टेस्ट ले लें क्या?